किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। असफर अली वो इंसान है जिन्होंने मुझे जिंदगी में फर्स्ट टाइम अपने घर बुला के ये बात बताई कि आप एक्टर बन सकते हैं। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। तो ये नापा जाने से पहले की बात है। बिल्कुल, मुझे नापा इन्होंने भेजा, मुझे नापा पढ़ाया भी इन्होंने। मेरे पास नहीं थे पैसे नापा में। जब मैं 8 क्लास में था तो मैं फेल हो गया। हर टीचर आके बच्चों को यही मिसालें देते थे कि ये देखो ये है वो बच्चा, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे हो जाओगे। कभी लड़ाई हुई किसी सेट पे? यार लड़ाई नहीं हुई थी, पर हाँ रोया हूँ। रो गया था मैं। आकाश भाई, कौन सा पाकिस्तानी डायरेक्टर है जिसको जिसके दिल ये आपके दिल में बड़ी इज्जत हो? ओह ऑफ कोर्स, असफर ये अली। तेरे असफर अली एक डायरेक्टर सेकंड, असफर अली। एक सेकंड ये कुछ फायरिंग फायरिंग हो हो रही रही है है ना? मेरे घर। हाँ, तो आप कह रहे थे कि मैंने आपसे कहा कि कौन सा पाकिस्तानी डायरेक्टर है जिसके लिए आपके दिल में बड़ी इज्जत हो, तो आपने कहा असवर अली। बिल्कुल बिल्कुल, असफर अली। असफर अली जो हैं, मैं ऐसे शुरू करूंगा कि जब मैं ऑर्किड था एक ज़माने में, अगर तुम्हें याद हो तो। ऑर्किड पे मैं काफ़ी सारे एक्टर्स भी होते थे, डायरेक्टर्स भी होते थे। तो मैंने काफ़ी एक्टर्स डायरेक्टर्स को उसमें मैसेज करने की कोशिश की, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन असफर अली ने मुझे जवाब भी दे दिया और मुझे अपने पास बुला भी लिया। असफर अली वो इंसान है जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम अपने घर बुला के ये बात बताई कि आप एक्टर बन सकते हैं, बगैर मेरी एक्टिंग देखे, बगैर मुझसे ज़िंदगी में कभी मिले। सिर्फ मुझे बिठाया है, मुझे देखा है और मुझे कहा है कि तुम एक्टर बन सकते हो। उससे पहले ये बात सिर्फ मैं ही जानता था और कोई भी नहीं जानता था, और ना ही मैंने किसी को ये बात बताई थी ज़िंदगी में। एक्टर बनने की जो एक ख्वाहिश थी मेरी, वो मेरे दिल तक थी, पर वो मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं की थी। तो अब इसको मैं। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। तो ये नापा जाने से पहले की बात है। बिल्कुल, मुझे नापा इन्होंने भेजा, मुझे नापा पढ़ाया भी इन्होंने। मेरे पास नहीं थे पैसे नापा में पढ़ने के। असफर अली, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। भाई हुआ कुछ यूं कि ऑर्कुट पे असफर अली को हर कोई मैसेज कर रहा था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मुझसे मिलना है, जैसा हर बेचारे नए लड़के मैसेज करते हैं। अब वो पूरी लाइन थी नीचे कि प्लीज बुला लें, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने कहा यार मैं भी ये सब लिखूंगा तो ये तो मुझे कभी रिप्लाई नहीं करेंगे। तो मैंने कहा बात कुछ ऐसी करनी पड़ेगी कि इंसान मुझे फौरन बुलाए। तो मैंने उनको लिखा कि मैं जो हूँ, मेरे पास कुछ बहुत अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये स्क्रिप्ट में ले जाके कहाँ पे पिच करूँ, किसको सुनाऊँ। कॉमेडी है, अच्छा उनका जॉनरा चूंकि कॉमेडी था तो मैंने उस हिसाब से बात की उनसे। उनका रिप्लाई आया, कॉल मी 0300। उनका रिप्लाई आया, आप देखें नंबर जबानी याद है उस इंसान का, तो कितनी इज्जत होगी दिल में। तो मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने मुझसे कहा कि इस दिन आ जाओ मुझसे मिलने। यार आप यकीन करें, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी बस में नहीं बैठा था, और मैं 2 बसें बदल के उनके पास पहुंचा, उनके घर में जाके बैठा। और जाके बैठने के बाद उन्होंने कहा अच्छा जी बताइए क्या स्क्रिप्ट है आपका। अच्छा, जब उन्होंने मुझे देखा, सही से उन्होंने देखा, ये तो एकदम कोई 20 साल का बच्चा एकदम घर पे आ गया, बातें बड़ी बड़ी कर रहा था ये। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ क्या स्क्रिप्ट है तुम्हारा, क्या क्या करते हो। मैंने कहा सॉरी मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे बस एक्टर बनना है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इंसान मुझे कहेगा खड़े हो और निकलो यहाँ से। वो इतनी ज़ोर से हंसे, इतनी ज़ोर से हंसे, मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, जब तूने मुझे ये मैसेज किया था ना, मुझे उस वक्त पता चल गया था कि तू एक एक्टर है, क्योंकि तूने जो तमीज बांधी थी ना, उससे अंदाजा हो गया था मुझे।
फिर मैंने उनको बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो उन दिनों नया नया नापा के एड्स आना शुरू हुए थे कि वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा तुम वहाँ जाओ, वहाँ ऑडिशन दो और थिएटर पढ़ो, 2-3 साल एक्टिंग सीखो, उसके बाद करना एक्टिंग। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि मेरे घर में एक साहब हैं, वो हैं वालिद साहब, और वो बज़िद हैं कि मैं बीबीए करूं, एमबीए करूं। अच्छा, हमारे जो वालिद साहब हैं, उन्होंने क्या किया कि जब मैं 8 क्लास में था तो मैं फेल हो गया। जब मैं फेल हो गया तो फेल होने के बाद मेरे साथ 4 और लड़के फेल हुए थे। तो सबके घर में स्कूल से लेटर गया कि आप री एग्ज़ाम दें और प्रमोट होकर 9 में चले जाओ। सबने री एग्ज़ाम दिया, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझे नहीं बैठने दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये आप दोबारा रिपीट करेंगे। मैंने कहा जब मुझे एक मौका मिल रहा है कि मैं दोबारा से एग्जाम दे दूं तो मुझे दे देने दें, इस बार मैं पास हो जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, यही नहीं करना, तुम्हें अपनी बेस स्ट्रांग करनी है, आप दोबारा से रिपीट करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं रिपीट कर लूंगा, मेरा स्कूल बदल दें आप। मैं, क्योंकि बच्चे तो बहुत मजाक उड़ाएंगे मेरा। उन्होंने कहा नहीं, इसी जर्नी से आपको गुजरना है, तो आप रिपीट करेंगे क्लास। यकीन करो एहसन, डे वन से क्लास के अंदर मैं जब बैठता था तो हर टीचर आके बच्चों को यही मिसालें देते थे कि ये देखो, ये है वो बच्चा, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे हो जाओगे। तो मुझे मिसाल दी जाती थी सब बच्चों को कि ये क्लास रिपीट कर रहा है, ये पढ़ता नहीं था, और देखो उसकी लाइफ कैसी हो गई, ये अभी भी नहीं सुधरेगा। मतलब हर टीचर आगे ना मुझ पे रख रख के सब बच्चों को समझाते थे। अच्छा, क्योंकि मैं वो क्लास रिपीट कर रहा था तो थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी था, तो अच्छे मार्क्स भी ले आता था, तब भी कोई तारीफ नहीं करता था। कि मतलब घर में भी जाके जब रिपोर्ट कार्ड देते कहते थे हाँ तो ठीक है, तो कौन सा तीर मारा है। खैर, मैंने 9 किया, मैट्रिक किया, फर्स्ट ईयर आया। अच्छा, जब फर्स्ट ईयर आया तो फर्स्ट ईयर में होते हैं 9 एग्जाम, 9 पेपर होते हैं। उसमें से 3 मेरे रुक गए और 6 मेरे क्लियर हो गए। जब सेकेंड ईयर में गया तो मुझे देने थे 9 पेपर। जब मुझे 9 पेपर देने थे तो वहां पे हो गई चीटिंग। जब चीटिंग हुई तो मैंने एक साथ 9 के 9 पेपर क्लियर कर लिए। पूरा खानदान हिल गया, हमारे वालिद साहब भी हिल गए। हमारे वालिद साहब ने कहा ये तो कमाल हो गया, मतलब ये इसने वहां पे फर्स्ट ईयर में 3 पेपर हो गए या 9 निकाल दिए इसने। तो वहां पे फिर मैंने कहा कि बस देखें, मुझे गुस्सा आता तो मैं पढ़ पढ़ के दिखाता हूँ। उसके बाद असफर अली से जब मुलाकात हुई तो अब ये चल रहा था कि क्या इसको आई सीबीएम में बीबीए का टेस्ट देने के लिए बिठाया जाए या मैं नापा में पढूं। तो मेरे जो वालिद साहब थे वो इस बात पे वजिद थे कि मुझे आगे बीबीए ही करना है। तो मैंने असफर अली से कहा, मैंने कहा कि वो तो नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आके बात कर लूंगा। अब मैंने कहा यार ये कहाँ आगे बात करेंगे, कौन आता है घर आके बात करके वाले साहब से कि यार इसको आप नापा में एडमिशन करा दें। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाए, आके बात कर लें। भाई वो आ गए, वो मेरे घर आ गए, मेरे वालिद साहब के साथ बैठ के उन्होंने बात की और उन्होंने उनको समझाया कि इसका जो दिमाग है ना, अगर इसको आपने डांट डपट करा के भले से बीबी एमबीए करा दिया तो ये किसी बैंक में जॉब जरूर करेगा, लेकिन ये शायद वहां ना पहुंच पाए जहाँ ये पहुंचना चाहता है। एक लिमिटेड सी इसकी सैलरी होगी, जिंदगी भर वहां रहेगा। लेकिन अगर इसने नापा में पढ़ा तो ये इंशाल्लाह बहुत कुछ कर सकता है। तो मेरे वाले साहब ने कहा ठीक है, पढ़ ले नापा में, मुझे कोई एतराज नहीं है, इसके पैसे मैं नहीं दूंगा। तो असफर भाई ने कहा कि ठीक है, ना दे मैं दे दूंगा। तो फिर असफर अली और उनकी जो वाइफ है सलमा असफर, फिर इन दोनों ने मुझे कहा कि आप जाके ऑडिशन दें, बाकी फिर देखेंगे। तो मैंने ऑडिशन दिया और मेरा क्लियर हो गया। वहाँ पे कोई 100-150 स्टूडेंट्स गया था ऑडिशन देने, उसमें से 18 या 19 लड़के शॉर्टलिस्ट हुए, तो उसमें मेरा नाम आ गया। जब मेरा नाम आ गया तो मैंने असफर भाई को फ़ोन करके बताया, मैंने कहा ये देखें इस तरह से मेरा नाम आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो पूछो कितने क्या उसकी ट्राइमेस्टर है, सेमेस्टर की फीस है, आ जाओ ले जाओ आके और तुम पढ़ना शुरू करो। तो मैं उनके घर गया और एक वाइट कलर के लिफाफे में मुझे मेरी ट्राइमेस्टर की फीस मिली। और फिर मैंने वो जाके नापा में दी और मैं पढ़ना शुरू किया। 2 महीने के बाद, 2 से 3 महीने तक उन्होंने फीस दी। उसके बाद ये हुआ कि मेरे जो मामू थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई किसी इस तरह से आगे फीस दे रहा है, मैं ये जो मैं स्पॉन्सर करता हूँ तुम उनसे बात कर लो। मैंने कहा नहीं, वो मानेंगे नहीं। और वो वाकई नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे नहीं, मैं पढ़ाई तुम्हारी खुद कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन वो फिर मामू से मुलाकात हुई असफर भाई की, और फिर मामू ने उसको टेक ओवर कर लिया। बाकी फिर मामू ने पढ़ाया जितना भी फीस था, वो जो कुछ भी था। तो जब नापा से मैं पास आउट होकर निकला तो उन्होंने मुझे आग टीवी पे वीजे बनाया, लगाया वहाँ पे आग टीवी पे वीजे। उसके अलावा उन्होंने मुझे ड्रीमर्स दिया। उन्होंने एक जो भी थोड़ी बहुत ईद की टेलीफिल्म्स होती थी वो सब कराई उन्होंने। जितना वो बेचारे कर सकते थे मेरे लिए उन्होंने किया कि किसी तरह से गाड़ी इसकी चल पड़े। और लेकिन यार देखो, ऐसा बात ये है कि अब इंसान किसी के लिए कितना कर सकता है, थोड़ा बहुत नसीब भी होता है उसका। तो
जितना मैं उनके साथ काम कर सकता था, लाइट ऑन है सब, उनके साथ थिएटर भी किया मैंने। तो उन्होंने तकरीबन 3-4 साल तक उन्होंने बड़ा धक्का दिया और मुझे चलाने की कोशिश की, और उसके बाद फिर वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए, फिर मैं यहाँ पे लग गया। तो ये वो इंसान है, अगर वो ना होते तो शायद पता नहीं मैं किसके हत्थे चढ़ता हूँ, मेरे साथ क्या हो जाता। अफराज भाई, ये बहुत ही प्यारी कहानी है। ये कितने लोग जानते हैं ये इसके बारे में? यार इस बारे में तो खैर अभी ज़्यादा लोग इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि लोग मुझे नहीं जानते हैं। जब लोग मुझे जानेंगे तो ज़ाहिर है फिर इस कहानी के बारे में भी जानेंगे। वाओ, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सारी चीजें इतनी जुड़ी हुई हैं। यार देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं असफर अली के घर जाता था ना, 2 बसें बदल के, तो वो मुझे हफ्ते में एक दफ़ा बुलाते थे अपने पास और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझाते थे किस तरह से, क्या किस तरह से चलना है, एक्टिंग के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि उनको पता चला कि वो मैं बस से जाता हूँ ना, तो उन्होंने फिर मुझे ना टैक्सी का किराया देना शुरू कर दिया। अब वो मुझे ऐसे नहीं करते थे कि ये लो टैक्सी का किराया और मैं उनके घर से निकल गया, नहीं। वो उतरते थे अपनी गाड़ी में, मुझे बिठाते थे रोड पे ले जाके, टैक्सी जब रुक जाती थी उसमें बिठा के फिर जाते थे, वरना नहीं जाता था मैं छोड़ के। और उसकी वजह क्या थी, एक तो वो इंसान बहुत अच्छे हैं, दूसरा ये कि यार मैं उस सब बहुत ही छोटी उम्र में चला गया था उनके पास में। तो एक होता है ना एक जिम्मेदारी, एक इंसान बहुत, एक बच्चा, अब तुम्हारे पास एक बच्चा बहुत दूर से आ रहा है, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, तो तुम्हें भी थोड़ा सा होगी ना फिक्र, यार ये कैसे जाएगा, ये इतनी दूर, इसको कम से कम छोड़ के तो आऊँ। तो कम से कम इतनी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या क्या बताऊँ उनके बारे में, जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ और भूलना भी नहीं चाहिए। तो बस वो मेरे समझ लो कि उस्ताद कह लें आप या कुछ भी कह लें, बस वही है सब कुछ। वाओ, वाओ, आई एम रियली रियली ओवरवेल्म्ड अगेन। एंड आई एम श्योर कि जो भी ये वीडियो देखेगा उसके लिए बड़ा सरप्राइज हुआ है। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, अब मैं एक तुम्हारे बारे में भी एक बात बताता हूँ। मेरे साथ हुआ कुछ यूं कि मुझे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये एक शॉर्ट फिल्म है, ये देखो। तो मैंने वो शॉर्ट फिल्म देखी, और उसमें एक लड़का था जिसको मैंने फर्स्ट टाइम एक्टिंग करते हुए देखा। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार एक इंसान पहली दफा में इतना नेचुरल कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो मैं अपनी जर्नी जानता हूँ, मैं अपने पुराने ड्रामे देखता हूँ, मैं बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था, मैं बहुत ही बुरी एक्टिंग करता था। कर करके मुझे एक्टिंग की समझ आई, दूसरों को स्टडी किया तो जाके मुझे लगा शायद थोड़ा सा मैं नेचुरल हुआ हूँ। लेकिन वो लड़का अपने, मतलब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा और मैंने कहा यार ये इतनी नेचुरल एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसने कुछ कोई लाइन याद की हो। तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो आपने तीली किया था, ओके, आप ही ने अच्छा, किया ओ, था ऐसा। अच्छा। हाँ, हाँ, नहीं किया किया सर, हाँ। हाँ। बिल्कुल इंडिया के साथ कोलैबोरेशन जो हुई थी। ओह, अच्छा, मेरी तारीफ हो रही है। नाइस यार, थैंक यू। Exactly। और ऐसा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम आतिफ भाई के पास मिला था, तो उस वक्त शायद मैंने तुम्हारा काम नहीं देखा था, नहीं मेरे लिए तुम ऐसी थे जैसे एक उस असिस्टेंट। वक्त मैंने वो की भी नहीं थी, वो वीडियो हुई भी नहीं थी उस वक्त नहीं। अब मैं जब वो वीडियो देखूं मैं कहूँ यार इससे कहाँ मिला हूँ, कहाँ देखा है, आवाज भी सुनी सुनी सी लग रही है, इतना कैसे, कौन है ये? और मैंने उस वक्त अपनी वाइफ को भी दिखाया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार ये देखो, ये है टैलेंटेड, सही है, और तुम देखना, ये मुझे नहीं पता ये कितना काम कर रहा है अपनी एक्टिंग के ऊपर, लेकिन ये कहीं पहुंचेगा। लेकिन मुझे इतने सारे ऐसे एक्टर्स को मैं जानता हूँ यार, ऐसे जो कितने टैलेंटेड थे लेकिन वो कहाँ गए नहीं समझ में आया मुझे। तो जब तुम्हारा मेरे पास मैसेज आया कि इंटरव्यू करना है, तो मैंने शक्ल देखी, मैंने कहा यार ये तो वही है, मैंने कहा ये अभी नहीं बोलूंगा, ये जब शो में बताऊंगा उसको मैं। वाह यार, दिस इज अ रियली बिग डे फॉर मी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ओके, थैंक यू अगेन, थैंक यू। रमज़ान में, जैसी रमज़ान आती है तो मैंने हमेशा से, बचपन से मैं नहीं कहूँगा, हमेशा से मैंने एक ये ऑब्जर्व किया है कि जो है पाकिस्तानी ऑडियंस, अगर एक्टर्स को, सिंगर्स को ये पूछने लगती है कि आप रमज़ान में भी गाना गाते हैं, क्या आप रमज़ान में भी जो है वो एक्टिंग करते हैं। अगर मैं शूट पे जा रहा हूँ तो मुझे, मेरा जो है कोई रैंडम कोई अगर मुझे जानता है, बोला आप शूट रमज़ान में भी शूट पे जा रहे हो, तो मेरा तो अपना खैर बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टैंस है इसके ऊपर, मैं उसमें खुद तो नहीं बोलना चाहूँगा, मगर हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड समथिंग लाइक दैट एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? यार देखो मैं इस बारे में अपने हिसाब से ही बात कर सकता हूँ कि मैं रमज़ान में शूट्स भी करता हूँ, और लेकिन
क्या है कि कोशिश ये करता हूँ, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि रमज़ान में कम से कम डेट्स दूँ। अगर बहुत ज़्यादा काम फँसा हुआ है, बहुत ज़्यादा, तो मैं डेट्स दे देता हूँ, लेकिन मेरी अपनी पूरी कोशिश होती है कि मैं रमज़ान में वजह? ना। यार उसकी वजह ये है कि देखो, एक तो मैं रोज़े में होता हूँ, ठीक है? और जब जब मैं रोज़े में होता हूँ ना, तो मैं थोड़ा-सा, मेरा बीपी लेवल थोड़ा होता है लो, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रोज़ा है, वो फजर से लेके मगरिब के बीच में मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इबादत करूँ, नमाज़ पढ़ूँ, और कोशिश करूँ कि ऐसी कोई चीज़ ना देखूँ जिससे मेरा दिमाग डाइवर्ट हो। लेकिन जब मुझे शूट पे जाना पड़ जाता है, क्योंकि मेरा जॉब है, मेरा काम है, तो मैं कोशिश करके किसी ना किसी तरह से निपटा देता हूँ। लेकिन मुझे मज़ा आता है घर में फैमिली के साथ, एक दस्तरखान बिछा हुआ होता है, और आराम से सुकून से आप रोज़ा खोलते हैं। और लेकिन सेट पे ऐसा नहीं होता, बड़ी हबड़-दबड़ होती है। कोई कहता है ये पकौड़े पकड़ो, कोई कहता है ये समोसे पकड़ो, कोई कहता है ये पानी आ रहा है तो पानी गर्म है। अब मुझे पानी ठंडा चाहिए, मुझे रूह अफ़ज़ा भी चाहिए, मुझे हर चीज़, मेरे नखरे भी बहुत हैं। तो ये सारे मसले हैं मेरे। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि रमज़ानों में कम से कम डेट्स दूँ और सुकून से घर में गुजारूँ, क्योंकि देखो बचपन से लेके आज तक सारे रोज़े घर पे ही गुजारे हैं, अपनी फैमिली के साथ गुजारे हैं, तो वो एक उनसियत सी है, तो दिल भी चाहता है। बाकी मैंने मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं की जिसपे कोई मसला हो, क्रिएट हो। क्या ख्याल है? हाँ, देगी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आई लव योर आंसर। कि आपने सिर्फ, कि आपने एक्चुअल ह्यूमन रीजन जो है ना, वो देखे, वो आपके जहन में आते हैं ना, कि जब आप सोच रहे हैं कि मैं शूट पर जाऊं या ना जाऊं, लेकिन कोई आपको खास तौर पे ये बता रहा है कि यार ये तो गलत काम है, ये काम, वैसे तुम एक तो 11 महीने गलत काम करते हो, उसके बाद तुम रमजान में भी शूट पे जा रहे हो। यू नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, वी आर ऑल इन पाकिस्तान, वी आई यू नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। ठीक है? और आप और मेरे जैसे लोग, हम रोज अपनी जिंदगी में इस बात को फेस करते हैं। हाउ डू यू डील विद दैट? यार देखो, गलत काम तो फिर अगर डिटेल्स में जाना शुरू करें तो फिर बैंकिंग में भी हाँ। गलत काम है, और आप जो तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें भी आप चीट करते हैं, ठीक है? लेकिन कम से कम मेरे दिल में ये बात है कि जो मैं कर रहा हूँ, वो अगर मजहबी एतबार से देखें तो ऑब्वियसली वो काम गलत है। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि मुझे नेक हिदायत दें, और जो भी मेरे हक में बेहतर है वो मुझे मिले। लेकिन इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने से बात कहीं से कहीं निकल जाती है, और इसमें अगर मेरा पॉइंट मैं प्रूव नहीं कर पाया और मैं कहीं गलत साबित हुआ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ दह बात होगी, बस। ओके, ठीक है, ये मेरा बिल्कुल इस सारा। तरह से है ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे एक इंसान अल्कोहलिक होता है, लेकिन वो इसको इस तरह से जस्टिफाई करता है कि यार, अगर आप पी के किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हराम है, वरना हराम नहीं है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको पता है यार, आप बकवास बात कर रहे हैं, ये चीज़ है, सो है। तो आप कम से कम इस बात को एडमिट तो करें कुछ भी बुरा करने से पहले। लेकिन बस मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुश्किल आसान करे और मंजिल भी। व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस एज एन एक्टर? अ, यार मुझे लगता है कि ये जो कैरेक्टर्स रोल होते हैं ना, जैसे सिंधी, पंजाबी, पठान, सराइकी, ये इनको नहीं पिक कर पाता हूँ मैं। इनकी जो लैंग्वेज होती है और इनका जो स्टाइल होता है, ये मैं। रीजनल रीजनल लैंग्वेज वाले जो कैरेक्टर्स आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये इसका मुझे शायद सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा, लेकिन मैं कोशिश बहुत करूँगा कि मुझे कभी मौका मिले तो मैं इस पे वर्क करूँ। लेकिन असल में पता होता क्या था ऐसा, जब मैंने शुरू में एक्टिंग शुरू की, तो मैं अपने आप को जब टीवी में देखता था, तो मैं कहता था कि यार सारे एक्टर्स एक तरह से कर रहे हैं और मैं कुछ अलग जा रहा हूँ ना, मतलब मैं खप नहीं रहा होता उसमें। मुझे अपनी एक्टिंग देखने में मजा ही नहीं आता था। मैं कहता था यार ये क्या चक्कर है, ये क्या करते हैं ऐसा। मैं नापा से पढ़ के आया था, तो थिएटर करने वाला एक्टर होता था लाउड, आंखें बाहर होती हैं, स्माइल करेगा तो यूं स्माइल करेगा, मैं ये सब करता था। और जब मैं अपने आप को टीवी में देखता था तो मैं उल्लू लगता था। मैं कहता था यार ये तो इतने नेचुरल लग रहे हैं, ये मैं पता नहीं, हालांकि मैं तो बहुत जान लगा के एक्टिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने यूट्यूब पे जितने भी ऐसे एक्टर्स हैं जिनको काम ज्यादा मिलता है, मैंने उनको देखना शुरू किया, उनको स्टडी किया, पुराने एक्टर्स को देखना शुरू किया, राहत काजमी को। तो मुझे पता चला कि एक्टिंग ही तो नहीं करनी, और मैं एक्टिंग कर रहा था। ये बात जाके मुझे समझ में आई कि यार ये तो एक्टिंग ही नहीं करनी, तो मैं एक्टिंग कर रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा,
और सीधा-सीधा फ्लैट करना शुरू कर दिया, जो मेरी नज़र में था कि यार ये तो बहुत ही कोई इसमें तो एनर्जी भी नहीं है और ये तो बहुत ड्रैग हो जाएगा। उस पे डायरेक्टर ने कहा, वाह! क्या नेचुरल एक्टर हैं आप। तो फिर मैंने उस लाइन को पकड़ लिया। ये नेचुरल जो आपने डिस्कवर किया, ये किस पॉइंट पे हुआ है करियर के? पढ़ाई के टाइम पे हुआ, काम करने के टाइम पे हुआ, कब हुआ ये? यार सच बताऊँ बस ये 2 साल पहले ही हुआ है। साल 2 साल पहले। नाइस, नाइस, नाइस। नहीं, इट्स रियली ब्रेव ऑफ यू टू से दिस। हाँ। मुझे इसीलिए ऐसा अफ़सोस नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल वेस्ट किए। जो तुम गिनवा रहे थे ना मुझे, कि मैंने 10 साल पहले आपको देखा। मुझे हाँ, नहीं मैं वेस्ट नहीं गिनवा रहा था। आई वाज़ जस्ट फॉलोइंग थ्रू योर जर्नी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, ऑब्वियसली। वेस्ट वेस्ट नहीं लेकिन है मैं नहीं। तुम्हें कोई। बताऊँ, हाँ, मेरे हिसाब से मुझे अभी 2 साल हो गए हैं, जब मुझे थोड़ी-सी समझ हो रही है एक्टिंग की कि क्या मसला क्या था इसमें, जिसको मैं टच नहीं कर पा रहा था। शायद ये वजह है जिसकी वजह से डायरेक्टर्स मुझे कास्ट नहीं कर रहे थे या प्रोड्यूसर को मैं समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस तरह तो बहुत सारे एक्टर्स भी आप टीवी पे देखेंगे जो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, लेकिन काम बहुत सारा कर रहे हैं वो। और कमर्शियल्स भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और ड्रामे भी कर रहे हैं, लीड हीरो भी हैं। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि यार एक्टर एक्टर अच्छे नहीं है। लेकिन क्या है, अब आजकल कास्टिंग हो रही है टैलेंट के ऊपर कम, और इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, फैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है। क्योंकि ज़ाहिर है इन दी एंड उनको अपना ड्रामा चलाना है, तो उनको टीआरपी भी देखनी है, और उनको पता है कि अगर इस एक्टर को लेंगे तो ये ज़ाहिर है अपने पेज पे प्रमोट भी करेगा, तो बहुत सारे फैंस उसमें। मार्केटिंग हो जाएगी फ्री। एग्जैक्टली exactly. तो अभी गेम बहुत बदल चुकी है, अब वो वाला चक्कर नहीं है। अब आप अगर टैलेंट आपके अंदर नहीं भी है ना, और आपको शौक है कुछ बनने का, तो मैं तो कहता हूँ आप आएँ और आप बन जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें आपको बिल्कुल डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। मैं तमाम उन लड़कों को कह रहा हूँ जो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, लेकिन अगर वो गुड लुकिंग है, तो कसम खुदा की इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप टॉप पे जाएंगे। ओवर द क्या कहते हैं कोर्स ऑफ दीज लास्ट 8 to 10 years, जितने भी आपने मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स किए हैं, वेदर इट्स योर टीवी सीरियल, वेदर इट्स क्या कहते हैं टीवी शो, और क्या प्रोजेक्ट लाइक लाइट ऑन है और ड्रीमर्स, कौन से सबसे ऐसा कोई फेवरेट या प्राउड मोमेंट रहा है किसी सीन को करते हुए, या लाइट ऑन की कोई परफॉर्मेंस करते हुए, कुछ भी, एनीथिंग, जहां आपको लगा कि अच्छा यार, मैंने चलो इतना तो कर लिया लाइफ में अभी तक, या अभी भी पलट कर देखते हो और सुकून मिलता हो, यार थैंक गॉड मैंने वहां इतना तो अचीव कर लिया है, अब देखते हैं आगे क्या होगा? कोई है, कुछ है? यार ऐसा नहीं है यार। कोई कोई एक सीन भी ऐसा नहीं है जिसको याद करके तसल्ली होती हो? तो कुछ तो होगा। अ, यार तसल्ली तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि लोगों को पसंद आया बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं अपना काम, मुझे कभी भी मैं सेटिस्फाई हो नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उससे खुश नहीं होता कभी। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, मैंने एक कैरेक्टर किया था, सुहेल भट्टी, छोटी सी जिंदगी में। वो कैरेक्टर सबको बहुत पसंद आया था। वो कैरेक्टर इसलिए पसंद आया था क्योंकि वो शख्स वाहिद था उस ड्रामे में जो कि था कॉमेडी कैरेक्टर, लेकिन वो शक्लें बना के कॉमेडी नहीं करता था। वो फ्लैट फेस के साथ उसके जुमले बहुत मजे के थे। तो शैक जो है डायरेक्टर, उन्होंने मुझसे जिस तरह से वो करवाया और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया, तो देखो, पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे फैंस हैं मेरे जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब मुझे बाहर से इसका रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ और जो फीडबैक मिला बहुत अच्छा, तो मैं खुद बड़ा सरप्राइज हुआ कि लोगों को इतना पसंद आया। तो वो मेरा एक मेरे ख्याल से मेरी पूरी जर्नी में एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिस जब कोई मुझे मिलता है तो उससे वो याद करता है। लेकिन वो भी इतना कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं था, लेकिन वो छोटा सा होने के बावजूद भी ऐसा था कि मुझे उससे बड़ी तसल्ली मिली, बकौल आपकी जिससे आप कह रहे हैं तसल्ली, वो कोई सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट लाइफ का, एट्थ क्लास में फेल होने के अलावा, सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट? जब मैं शुरू शुरू में ऑडिशंस देता था जाके, तो वो मुझसे कहते थे कि ये रहा स्क्रिप्ट, इसको एक दफ़ा पढ़ लें, और इसको पढ़ के बस आप पढ़ के ना अपना ऑडिशन दे दें और बताएं, हमें देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से करते हैं। अच्छा, उन साहब को किसी ने बताया था कि ये नापस है, जब मैं ऑडिशन देने गया था। तो अब क्या होता था कि पहले से ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती थी कि यार ये नापा से आया है तो मुंह से आग भी निकाल लेगा और तबाही मचा देगा, ये पता नहीं क्या कर देगा ये। तो मुझसे ना एक्स्ट्रा सवालात भी पूछे जाते थे, और ये भी कहा जाता था कि चलो कुछ कुछ कर दो, बस हो कुछ हो जाए।
तो मैं गया, मैं उन साहब का नाम नहीं लूँगा, ऑडिशन देने। तो उन्होंने कहा कि आप नापा से हैं? मैंने कहा नहीं, पहले तो मैं अपने पापा से हूँ, फिर नापा से। तो उन्होंने कहा अच्छा। आपने ये वाकई बोला था? हाँ हाँ, मैंने बोला था। सही है। तो 3 लोग बैठे हुए थे। मुझे किसी ने बताया था कि यार होता ये है कि आप जाके जितना सीरियस होके बैठेंगे ना, तो कोई आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। तो आपको ना थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल में बात करनी पड़ेगी। तो मैंने जाके कहा कि मैं पहले पापा से हूँ फिर नापा से हूँ, तो कोई नहीं हंसा इस बात पे ना। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी, मैंने कहा ये क्या बात कर दी मैंने यार। मैं पहले अपने पापा से हूँ फिर नापा से हूँ, मैं भाई फिल्म का ऑडिशन देने आया हूँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा चले ठीक है, ये स्क्रिप्ट उठाएं और उसको पढ़ें। अब जब मैंने रीडिंग करना शुरू की, मैंने इतनी बुरी रीडिंग करी, ऐसा इतनी बुरी रीडिंग करी कि उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जिस इंसान ने बताया था कि आप नापा से हैं, मैं उनसे एक दफ़ा फिर कंफर्म करूंगा, आप यहीं पर ही बैठिए। उन्होंने उन साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा ये मेरे सामने बैठे हैं फराज रसूल, इन्होंने भी ये ऑडिशन दिया है और आपने बड़ी तारीफ़ें की थी इनकी, इनसे तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा जा रहा। पता नहीं इनसे एक्स वाई ज़ेड जो भी बात थी, उसके बाद उन्होंने फ़ोन रखा। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप जा सकते हैं। फिर मैं वहाँ से चला गया। यकीन करो एहसन, ठीक उसके 3 साल के बाद एक प्रोजेक्ट मुझे मिला, जिसके डायरेक्टर वो थे। उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके अपने पास बुलाया। तो जब मैं उनसे जाके मिला, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार, तुम्हारा जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना वो पापा नापा वाला, वो सबसे उसने सबसे ज़्यादा मेरा ना दिमाग घुमा दिया था कि तुमने क्या बात की मुझसे। हट गई थी उनकी? हाँ हट गई थी यार, मतलब जी। उन्होंने कहा तो आप नापा से हैं? मैं कहा नहीं, मैं पहले पापा से हूँ फिर नापा से। तो ये बात एक ऐसी थी जो मैंने फिर उसके बाद मैंने, अच्छा ज़ाहिर है आज से 7-8 साल पहले ओवर कॉन्फिडेंट भी थे, और जो भी। रीडिंग क्यों बुरी की? लेकिन रीडिंग बुरी कैसे हुई, समझ में नहीं आया। यार असल में मैं तुम्हें बताऊं, उर्दू जब मैं पढ़ता था ना, असल में उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा था कि एक दफ़ा पढ़ लें उसके बाद पढ़ के सुनाएं। उन्होंने मेरे सामने रखा, उन्होंने कहा उसको पढ़ें और बस शुरू हो जाए। अगर मैं एक आध दफ़ा उस पेज को पढ़ लेता तो मैं बहुत अच्छे से रीड करता। तो अब मेरा मसला ये है कि मैं पहली दफ़ा जब पढ़ता हूँ ना, तो थोड़ा सा अटकता हूँ। अब मैं उसमें अब मैं एक्टिंग करूँ, मैं अपनी लाइन करके दिखाऊँ, मैं क्या करूँ? तो मेरा सारा दिमाग फोकस इसी में था। कभी लड़ाई हुई किसी सेट पे कि या और इतनी यहाँ तक कभी कोई बात पहुंची कि सेट छोड़ के चले गए, या कट कट छोड़कर जो है डायरेक्टर से डायरेक्ट हो गए कि क्या मजाक लगाया, कुछ ऐसा कुछ हुआ? यार लड़ाई नहीं हुई थी, पर हाँ रोया हूँ। रो गया था। रोए हो गए? हाँ, वो हुआ कुछ यूँ था कि मैं एक कमर्शियल कर रहा था, और उसमें इमरान अब्बास के साथ एक कमर्शियल था मेरा। और उसमें जो डायरेक्टर थे, मेरी सिर्फ इतनी लाइन थी कि मुझे आना है और आके बोलना है आ गया आ गया आ गया, बस। ये मेरी लाइन थी, ठीक है, ये 3, आ गया आ गया आ गया। ये मैं जब भी टेक देता था, तो डायरेक्टर ने कहा नहीं नहीं, इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से करो, एक्सप्रेशंस ये होने चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बोला, मैंने पूरी तरह कोशिश की। और क्योंकि मैं कहीं कहीं पे ना थोड़ी बहुत मिमिक्री भी, मतलब छापने में भी आगे आगे होता हूँ ना, तो मैंने फ़ौरन फ़ौरन कॉपी भी कर लिया। लेकिन वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए जा रहे थे, इतनी ज़ोर से उन्होंने चिल्लाया कि उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मैं रोना शुरू हो गया। फिर मुझे इमरान अब्बास जो थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मसला ये है कि ये जो डायरेक्टर है, इनको अपने क्लाइंट को बताना होता है कि देखिए मैं कितनी एफर्ट मार रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये छोटे से कैरेक्टर के लिए भी ना मैं जान मार रहा हूँ। इस चक्कर में उन्होंने मुझे रगड़ दिया। और उस दिन मैं रो रहा था। उस दिन मुझे इस बात का यकीन हो चला था कि ये शायद एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। मेरा फर्स्ट कमर्शियल था और मुझे लग रहा था ये नहीं होगा मुझसे। लेकिन इस तरह से बहुत सारे डायरेक्टर्स मुझे टकराए हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी सारा टफ टाइम दिया है। और ये शायद मेरे लिए अच्छा भी था, बेहतर भी था, क्योंकि अब मुझे कोई इस तरह का डायरेक्टर मिलता है तो कम से कम मुझे पता होता है कि इसको कैसे टैकल करना है। तो ये वक्त के साथ साथ आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं। ये कितनी पुरानी बात है? ये होगी 2012। क्या क्या मतलब ऑन स्पॉट तो आपकी आंखें भर आई थी या आप कोने में गए? व्हाट वाज दैट सीन? जब तक वो डांट रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तब मुझे रोना नहीं आया। जब उन्होंने कहा हम ब्रेक लेते हैं उसके बाद करते हैं, तो फिर जब मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया, मुझे बेइज्जती से रोना नहीं प्रोसेस आया। किया। जी जी।
मुझे इससे रोना नहीं है कि वो चीखा चिल्लाया, क्योंकि यार मैं तो खुद बच्चा था और मुझ पे टीचर्स भी चीखते थे, तो मुझे तो आदत थी, मुझे कोई उस वक्त वो वाला चक्कर नहीं था कि बेइज्जती हुई। मुझे रोना इस बात पे आया कि यार एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ। हाँ एग्जैक्टली डायरेक्ट। हाँ, आप वो एक ही जो चीज़ है जिसको लेके आप जिंदा है उसी पे हमला हुआ ना। उसी पे हमला हो गया। तो मुझे जब इमरान अब्बास समझा रहे थे, तो मैं अपने दिल में यही बोल रहा था, मैंने कहा ये गलत समझ रहे हैं, ये शायद ये समझ रहे हैं कि मुझे डांट पिट गई तो मैं रो गया हूँ, पर मैं रोया इस वजह से नहीं हूँ। मैं रोया इस वजह से हूँ जो मैं इतनी कश्तियाँ जलाई हैं, अपने फादर से मैं स्टैंड लिया कि मैं नहीं यही करना है, फिर मुझे मुझे पढ़ाया गया, 3-4 साल मुझ पर खर्चा किया गया, या 3 लाइनें वो नहीं बोल पा रहा मैं, तो ये तो मेरे बस का काम नहीं है। बस उस वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था, लेकिन उसके बाद तो फिर बड़ा मौका मिला खुलने का। ऐदे वफा में अभी आपने इंडियन जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया उसके फिनाले एपिसोड में, राइट? पर्सनली सैफी भाई का जो डायरेक्शन वर्क है, सैफी हसन उस प्ले के डायरेक्टर थे, आई एम अ ह्यूज एडमायरर एज अ पर्सन, बड़े हम्बल हैं। शो भी बहुत हिट गया, फिनाले भी बहुत अप्रिशिएट हुआ। जो आपने इंडियन जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया, आपकी भी बड़ी तारीफ हुई। मैंने पूरा सोशल मीडिया पे जो कुछ भी कमेंट्स आ रहे थे, फीडबैक आ रहा था, मैं फॉलो कर रहा था। मगर एज एन आर्टिस्ट, एज अ मुझे काफ़ी जगह महसूस हुआ कि कुछ चीज़ें थी उस सीन में ख़ास तौर पे जो काफ़ी रिजिड थी, काफ़ी लिमिटेशंस लगी। ऐसा लगा कि यार अच्छा बस एक इंडियन जर्नलिस्ट का उन्होंने लिख दिया, और जो है एक एक्टर हमने मुनासिब सा, जो हमें पता है यार ये बंदा ये चीज़ कर लेगा, उसको बुला लिया, शूट किया, फारिग कर दिया, ख़त्म कहानी, अगला सीन। वो मुझे नहीं नज़र आया कि बैठ के वो सीन में घुस गए हो ना कि यार ये पाकिस्तानी ड्रामे में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है, वाओ, जो कि नॉर्मली नहीं आती। ठीक है, तो अब इसको तो हम खेल जाएंगे क्योंकि इंडियन मीडिया को प्ले करना है, तो इतना मटेरियल है ना कि एज अ डायरेक्टर तो इंसान पागल हो सकता है कि मैं क्या क्या करूं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, देखो सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ, तो मुझे ये नहीं करना था, क्योंकि मैं कैमियो भी देख के इस तरह से करता हूँ कि कुछ ना कुछ उसमें मार्जिन हो। लेकिन ये जितना भी मैंने किया है, ये इतना भी नहीं था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सैफी भाई ने मुझे छोड़ा है, ये छूट दी है। मैं इतना बोला हूँ, इतना बोला हूँ, इतना बोला हूँ, जो कि स्क्रिप्ट में भी नहीं था। तो जब उन्होंने मुझे दिया मार्जिन बोलने का, तो जाके वो शक्ल निकली। लेकिन बात क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं, ये जो इंडियन एंकर वाला सीन है, तो शायद ये अपने मुद्दे से हट जाते हैं। इनको जो जो बात करनी थी ना उस एपिसोड में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि उस्मान खालिद भट्ट क्या बात कर रहे हैं, जो हमें इंडिया मैसेज देना है। तो ज़्यादा, क्योंकि कॉमेडी का तो लेवल ऐसा है कि वो फिर प्ले कहीं और ही चला जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए बहुत लिमिटेड रखा है इन्होंने, और इन्होंने कोशिश की कि जो बात जितनी पहुंचानी है वो चली जाए। तीसरी चीज़, देखो एपिसोड, जो पूरा एपिसोड होता है उसकी एक टाइमिंग होती है, सही है। जब वो एडिट करके निकालते हैं तो उसमें वो यही देख रहे होते हैं कि यार कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है, कौन सी चीज़ कम कर रही है। अगर वो मुझे दे देते हैं मौका पूरा, और वो सीन होता कोई 2-2.5 मिनट का, उसमें काफ़ी सी चीज़ें मैं भर देता, तो इनका जो असल मुद्दा था वो किल हो जाता उससे। तो शायद मुझे लगा कि इस वजह से इन्होंने इतना मार्जिन नहीं दिया। लेकिन जितना भी मुझे मिला, मैंने पूरी कोशिश की कि उसी में खेल जाऊँ, उसी में कुछ कर जाऊँ। तो और मैं सीरियसली बताऊं, मुझे नहीं अंदाजा था कि जिस एंकर को मुझे सिर्फ ये बता दिया गया था कि एक एंकर है, क्या नाम था, कोई गोस्वामी करके कोई एंकर है। अर्नब, अर्नब गोस्वामी। अर्नब अर्नब गोस्वामी, हाँ, जो बोलने नहीं देते हैं। तो उनको आप एक दफ़ा देख लें, और आके फिर जो भी, तो मैंने स्क्रिप्ट मंगवाई। जब मैंने स्क्रिप्ट मंगवाई तो उसमें कुछ अच्छे मज़े मज़े के पॉइंट्स थे। उसके अंदर थोड़ी सी मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की, और थोड़ा सा डायलॉग्स बढ़ा के मैंने उनसे डिस्कस किया। तो मुझे डायरेक्टर ने बिल्कुल फ्री हैंड दिया, उनका करो। मैंने कहा यार मैं कर तो दूंगा, बाद में पता चला जब ऑन एयर आएगा तो कट कटा के आएगा, लेकिन मैं जितना कर सकता था मैंने किया और सारा लगाया उन्होंने। तो इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं। अफराज भाई, कोई बैकअप है एक्टिंग के काम में जो है गड़बड़ आती है, हलचल आती है, तो कोई बैकअप है? वो बैकअप मेरे बैक पे पड़ा हुआ है, दिखाऊं क्या? आपको? दिखाएं। बहुत बहुत अच्छा बैकअप है। अब मैं चुप हो जाता हूँ, आप जो गाना परफॉर्म करना चाहें कर लें, एंड वी कैन एंड द शो ऑन दिस नोट। अपनी कहानी
रो रो सुनानी, हमसे न होगी ऐसी नादानी, अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे न होगी ऐसी नादानी। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम वो भैया भी छुड़ा लेगी। कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरे जीवन में जो शाम आई है, मोहब्बत वाले जमाने लिए। वो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। वो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।